हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन आरडीवी क्लासेस। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात कर रहे हैं सेक्शन 28A ऑफ द जीएसटी के बारे में। मैं इस सेक्शन का आपको एक बैकग्राउंड बताना चाहूंगा, देन इसके बाद हम आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। आपको याद होगा, इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी, 53rd मीटिंग, जिसमें एक रिकमेंडेशन दिया गया था कि जीएसटी में एक एमनेस्टी स्कीम इंट्रोड्यूस की जाए इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज। इसका मतलब यह हुआ कि जिन लोगों के इंटरेस्ट और पेनल्टीज की कोई डिमांड रेज हुई है अंडर द जीएसटी, उसको वेव कर दिया जाना चाहिए। तो इसके रेस्पेक्ट में एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था, सेक्शन 128A, जिसकी एप्लीकेबिलिटी नवंबर मंथ से स्टार्ट होती है और उसका जो प्रोसीजरल पार्ट है वो अब यहां पर लाइव हो गया है। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें बेसिकली मैं सेक्शन 128A के थियोरेटिकल एस्पेक्ट और उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दोनों का डिस्कशन करूंगा। साथ के साथ वो प्रोसीजरल पार्ट भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें जीएसटी पोर्टल पर अपने इंटरेस्ट और पेनल्टी की जो डिमांड रेज हुई है उसको वेव करवाना है। साथ के साथ हम कुछ इसके की एस्पेक्ट भी डिस्कस करेंगे जो इस एप्लीकेशंस के दौरान आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों, अगर आपके ऊपर भी इस प्रकार का कोई डिमांड रेज हुआ है इंटरेस्ट एंड पेनल्टी का, तो आप उसको वेव करवा सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 128A। तो आइए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट, समझते हैं सेक्शन 128A के बारे में और उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं सबसे पहले तो आपको सेक्शन 128A के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स का डिस्कशन करवाऊंगा, जिसमें बेसिकली क्या प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया है, क्या चीजें कही गई हैं, उसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। और वंस वी डिस्कस द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट तो हम उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। इट मींस पोर्टल पर आपको ये कैसे फॉर्म भरना है वो हम डिस्कशन आज के सेशन में करने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 128A के बारे में। ये सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था टू ईज द बर्डन ऑन टैक्स पेयर बाय ऑफरिंग अ वेवर इफ द फुल टैक्स पेमेंट इज पेड विद इन द स्पेसिफिक डेडलाइंस। आपको याद होगा, जुलाई अगस्त के महीने में जब 53rd काउंसिल मीटिंग हुई थी तो वहां पर एक बात रखी गई थी कि जिन टैक्स पेयर्स का इंटरेस्ट और पेनल्टी का कोई डिमांड रेज हुआ है अलोंग विद टैक्स डिमांड, तो अगर वो अपने टैक्स की पेमेंट कर देते हैं तो इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर दे दिया जाएगा। और दोस्तों, जब भी किसी भी लॉ में इस प्रकार का वेवर दिया जाता है तो उसको टेक्निकली कहा जाता है एमनेस्टी स्कीम। तो एक एमनेस्टी स्कीम यहां पर इंट्रोड्यूस हुई थी जिसमें बेसिकली इंटरेस्ट और पेनल्टी, केवल दो चीजें की बात हो रही है, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी के वेवर की। तो यहां पर लॉ कहता है, जीएसटी कहता है कि अगर आप अपने टैक्स की पेमेंट कर देते हैं, जो भी आपका टैक्स डिमांड हमने रेज किया था उसकी अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो उसके ऊपर लगने वाले इंटरेस्ट और पेनल्टी को हम वेव कर देंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ है। कंडीशन किस प्रकार से है कि आपको पेमेंट कब तक करना होगा, देन उसके बाद और बाकी कुछ कंडीशंस भी हैं कि आप अपील में नहीं होने चाहिए, या अगर आपने अपील की हुई है तो वो विड्रॉ हो जानी चाहिए। इस तरह की कुछ कंडीशंस हैं जो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल 53rd मीटिंग, सेक्शन 128A इज एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1/11/2024। तो आपको याद रखना होगा 1 नवंबर 2024 से यह सेक्शन एप्लीकेबल होता है, क्योंकि उसके पहले रिकमेंडेशंस दी गई थी, देन उसके बाद फिर इसको नोटिफाई किया गया एंड फाइनली 1 नवंबर 2024 से ये सेक्शन आपके एक्ट में ऐड हो जाता है। टू प्रोवाइड अ वेवर ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी और बोथ। तो यहां पर सबसे पहले समझने वाली चीज ये है कि केवल और केवल इंटरेस्ट और पेनल्टी का ही वेवर होगा, टैक्स का कोई वेवर नहीं है। अगर आपके ऊपर टैक्स की डिमांड रेज हुई है तो वो आपको पे करनी पड़ेगी, वेवर केवल और केवल इंटरेस्ट और पेनल्टी के रेस्पेक्ट में आपको दिया जाएगा। Relating to demand under section 73 of the CGST Act pertaining to the financial year 17-18, 18-19 and 19-20। तो अगेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो डिमांड आपकी फाइनेंशियल ईयर 17-18 से रिलेटेड है, 18-19 से रिलेटेड है या वो 19-20 से रिलेटेड है, उन्हीं ईयर की डिमांड्स के रेस्पेक्ट में जो इंटरेस्ट और पेनल्टी आपके ऊपर इंपोज की गई है वो आपकी वेव कर दी जाएगी अगर आप बाकी कंडीशंस पूरी करते हैं तो।
एग्जाम्पल के लिए समझते हैं दोस्तों, मान के चलते हैं एक क्लाइंट है या कोई भी पर्सन है, उसका फाइनेंशियल ईयर 17-18 का केस चल रहा था और उस केस में उसके ऊपर डिमांड रेज कर दी गई लेट से 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए के ऊपर उसका इंटरेस्ट चार्ज कर दिया गया लेट से 50,000 रुपीज का, पेनल्टी इंपोज कर दी गई लेट से 20,000 रुपीज की। तो सेक्शन 128A कहता है कि अगर आप ये 1 लाख रुपए की पेमेंट कर देते हैं तो आपके ऊपर लगने वाले 50,000 रुपए के इंटरेस्ट को और 20,000 रुपए की पेनल्टी को हम वेव कर देंगे, हम आपसे ये अमाउंट नहीं मांगेंगे। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है कि ये ऑटोमेटिकली वेव हो जाएगी, इसके लिए एक प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा जिसको कि SPL फॉर्म के नाम से इन्होंने निकाला है। SPL1, SPL2, SPL3, so there are so many SPL forms। अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो SPL1 से लेके SPL9 तक की कुछ बातें की गई हैं, लेकिन अभी आपके पोर्टल पर लाइव हुआ है SPL2, जो कि हम आज के सेशन में प्रैक्टिकली फाइल करके भी देखेंगे, एक रियल केस देखेंगे। एक्चुअली मुझे एक क्लाइंट का करना ही है, तो वही केस मैं आपको यहां पर लाइव डेमो में दिखा पाऊंगा। वापस आते हैं सेक्शन पर। तो इस सेक्शन में लिखा हुआ है 17-18 से रिलेटेड, 18-19 से रिलेटेड या 19-20 से रिलेटेड अगर आपके ऊपर कोई भी डिमांड रेज हुई है वो हम यहां पर वेव कर देंगे। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, ये एक्चुअली में काफी लोगों को कंफ्यूजन भी हुआ है कि सर सेक्शन 73 में अगर मेरी डिमांड रेज नहीं हुई है और मेरे पास केवल नोटिस आया है तो क्या मैं वेवर में जा सकता हूं? द आंसर इज यस। लॉ अपने आप में इस बात को क्लैरिफाई करता है। अभी मैं आपको सेक्शन दिखाऊंगा 128A में क्या लिखा हुआ है। तो सेक्शन में क्लियरली ये बात लिखी हुई है, चाहे आपके पास नोटिस आया है सेक्शन 73 में या आपके पास डिमांड का ऑर्डर आया है, दोनों ही परिस्थितियों में आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी वेव कर दिया जाएगा अगर आप बाकी कंडीशंस पूरी कर देते हैं तो। अब बाकी कंडीशन में दोस्तों एक मेजर कंडीशन ये है कि आपको 31 मार्च 2025 तक अपना टैक्स का भुगतान कर देना है। इसका मतलब 31 मार्च 2025 से पहले पहले जो भी आपकी टैक्स की लाइबिलिटी बनी है, चाहे वो नोटिस के थ्रू हो चाहे वो डिमांड के थ्रू हो, वो आप अपनी पे कर दें। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आप इंटरेस्ट और पेनल्टी के वेवर के लिए ये एप्लीकेशंस फाइल कर सकते हैं और ऐसे में हम वो दोनों ही चीजें वेव कर देंगे। देखिएगा सेक्शन 128A में क्या लिखा है इन्होंने। सेक्शन 128A प्रोवाइड्स फॉर द वेवर ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी और बोथ रिलेटिंग टू द डिमांड रेज्ड अंडर सेक्शन 73। तो एक चीज और याद रखिएगा, जो सेक्शन 73 के अंदर डिमांड रेज हुई है केवल उन्हीं को आप यहां पर वेव करवा सकते हैं। अगर सेक्शन 74 ऑफ द CGST एक्ट में कोई डिमांड रेज होती है तो उसका वेवर आपको यहां पर नहीं दिया जाएगा। This is only and only applicable to section 73 for certain tax period। और टैक्स पीरियड कौन कौन से हैं तो मैंने आपको यहां बताया 17-18 एक टैक्स पीरियड है, देन उसके बाद 18-19 एक टैक्स पीरियड है और उसके बाद 19-20 एक टैक्स पीरियड है। इन 3 सालों से रिलेटेड अगर कोई भी डिमांड आपकी रेज हुई है या नोटिस आया है तो वहां का इंटरेस्ट और पेनल्टी आप वेव करवा सकते हैं। दोस्तों सेक्शन 128 में बेसिकली 3 सब सेक्शंस बने हैं, 1, 2, 3। तो यहां पर तीनों सब सेक्शंस 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला सब सेक्शन देखिएगा, वेयर अ नोटिस। बेसिकली सब सेक्शंस नहीं है, क्लॉजेज हैं, तो 3 क्लॉजेज यहां पर ऐड हुए हैं। वेयर अ नोटिस हैज बीन इशूड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 73 or a statement issued under subsection 3 of the section 73 but where no order under subsection 9 of the section 73 has been issued। तो यहां पर इन्होंने क्लियरली एक चीज बोली है कि आपको नोटिस आया है, अभी डिमांड का ऑर्डर नहीं बना, सिर्फ नोटिस आपको मिला था सेक्शन 73 में। नोटिस किस बात का मिला कि आप तो आपने कोई टैक्स लाइबिलिटी कम दी है या आपने कोई एक्सेस ITC क्लेम कर लिया है या कोई और रीजन जिसकी वजह से केवल आपको नोटिस मिला है। इसका मतलब अभी डिमांड का ऑर्डर नहीं बना। तो अगर आपको नोटिस मिला है तो उस नोटिस के रेस्पेक्ट में भी आप सेक्शन 128A में जा सकते हैं अपने इंटरेस्ट और पेनल्टी के वेवर के लिए, बशर्ते आप टैक्स की पेमेंट कर दें।
दूसरे क्लॉज में इन्होंने क्या लिखा हुआ है देखिएगा, where an order has been issued under subsection 9 of the section 73 in respect of the notice or statement issued under section 73, but where no order has been issued by the appellate authority or revisional authority under subsection 11 of the section 107। तो सेक्शन 107 है ना बेसिकली दोस्तों अपील से रिलेटेड है। तो यहां पर लिखा गया है कि अगर आपके ऊपर ऑर्डर पास हो गया है सेक्शन 73 में और आप अपील में गए हुए हैं और अपील में अभी कोई डिसीजन नहीं आया है, तो भी आप इस वाले सेक्शन 128A का बेनिफिट ले सकते हैं। आपको एक कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी कि आपको अपील अपनी विड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा ना हो जाए ना कि आप एक तरफ तो 128A का एप्लीकेशन ले लें और दूसरी तरफ आप अपील में भी फाइट करते रहें। तो लॉ मेकर्स कह रहे हैं कि आप अपील विड्रॉ कर लीजिए या कर लेना, देन उसके बाद आप 128A अप्लाई कर दीजिए, आपका इंटरेस्ट एंड पेनल्टी वेव हो जाएगा, सिर्फ टैक्स की पेमेंट हम आपसे ले लेंगे। तो यहां पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि अगर मेरे को ऑर्डर मिल गया है सेक्शन 73 के अंदर और मैं अपील में गया हुआ हूं, स्टिल अपील पेंडिंग है, प्रोसेस में चल रही है, अभी फाइनल ऑर्डर नहीं बना है अपीलेट अथॉरिटी की तरफ से, तो भी मैं इस सेक्शन 128A का एप्लीकेशन ले सकता हूं। तीसरे सब क्लॉज में देखिए क्या लिखा हुआ है, वेयर एन ऑर्डर हैज बीन इशूड बाय द अपीलेट अथॉरिटी। इसका मतलब अगर अपीलेट अथॉरिटी ने अपना ऑर्डर पास कर दिया है या रिवीजनल अथॉरिटी ने अपना ऑर्डर पास कर दिया है अंडर द सबसेक्शन 11 ऑफ सेक्शन 107 और सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 108 in the cases where notice or statement was issued under section 73 and where no order under subsection 1 of section 113 has been passed by the appellate authority। तो इसका मतलब यह है कि अगर appellate authority ने भी अपना ऑर्डर पास कर दिया और उसमें भी आपकी डिमांड रेज हो गई है, तो भी आप सेक्शन 128A का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। उस केस में भी आपके इंटरेस्ट और पेनल्टी को हम वेव कर देंगे। तो तीनों ही परिस्थितियों में, चाहे ऑर्डर पास हो गया है बाय द असेसिंग ऑफिसर, चाहे ऑर्डर पास नहीं हुआ है अभी सिर्फ नोटिस आया है, या चाहे अपीलेट अथॉरिटी ने अपने ऑर्डर पास करके डिमांड रेज कर दी है, तीनों ही सिनेरियो में आप 128A का एप्लीकेशन ले सकते हैं, आप इंटरेस्ट और पेनल्टी वेव करवा सकते हैं। दोस्तों दरअसल ये सेक्शन एक्चुअली में टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इन सो मेनी केसेस 17-18 में, 18-19 में और 19-20 के केसेस में बहुत मोटी मोटी डिमांड्स रेज हुई हैं टैक्स की, और वो एक्चुअली में पेमेंट होनी चाहिए थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं टैक्स पेयर से गलती हुई है, एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया, लाइबिलिटी कम पे करी, या वट एवर द रीजन इज। तो ऐसे में उनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज यहां पर यह आ जाता है कि अगर वो केवल अपने टैक्स की पेमेंट कर देते हैं तो उनका इंटरेस्ट और पेनल्टी यहां पर वेव हो जाएगा, जो कि अदरवाइज अपने आप में एक हैवी अमाउंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप जीएसटी में 18% के हिसाब से भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 या 19-20 का है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं 3, 3.5, 4 साल का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता, जो कि अब आपको नहीं पे करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए एक्चुअली में एक बहुत बढ़िया मूव है, जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, लॉ मेकर्स की तरफ से यहां पर लिया गया है। कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं दोस्तों इस सेक्शन से रिलेटेड, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, देन हम मूव करेंगे अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर, हाउ टू फाइल दिस फॉर्म, मतलब कैसे हमें अप्लाई करना है। So this section is not applicable in case where the demand notice is issued in respect of erroneous refunds। दोस्तों ये सेक्शन ये कहता है कि अगर आपका पहले कभी गलती से रिफंड ज्यादा हो गया था, मतलब एररनियस रिफंड्स आपने ले लिए थे और बाद में डिपार्टमेंट को पता चलता है कि जी आपने तो गलत रिफंड लिए हुए थे और आपको डिमांड नोटिस इशू हो जाता है, तो उस डिमांड नोटिस में जो इंटरेस्ट और पेनल्टी आपके ऊपर लगाई गई है उसका वेवर हम आपको इस सेक्शन में नहीं देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हर कोई लाइबिलिटी जो आपकी जीएसटी में बनी उसके ऊपर ये वेवर आपको नहीं मिलेगा। ये वेवर केवल उन्हीं लाइबिलिटीज के रेस्पेक्ट में मिलेगा जो कि जनरली अराइज होते हैं इन केस ऑफ एक्सेस क्लेम ऑफ आईटीसी, इन केस ऑफ अ शॉर्ट पेमेंट ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी। तो अगर आपने गलती से ज्यादा रिफंड ले लिए थे या जानबूझ के ज्यादा रिफंड लिए थे, बाद में पता चला जी ये तो ज्यादा रिफंड हो गए थे, और फिर वो डिमांड अगर आपके ऊपर रेज होती है फॉर द रिकवरी पर्पस,
तो वहां पर इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर हम आपको नहीं देंगे। साथ ही साथ एक बात और यहां पर कही गई है, ऑल्सो इन केस वेयर द इंटरेस्ट एंड पेनल्टी हैव ऑलरेडी बीन पेड। मान लीजिए आपके ऊपर नोटिस आया, नोटिस आने के बाद डिमांड का ऑर्डर बना और आपने ईमानदारी से अपनी इच्छा से उस नोटिस के बेसिस पर या उस डिमांड ऑर्डर के बेसिस पे अपने टैक्स की भी पेमेंट कर दी, आपने इंटरेस्ट की भी पेमेंट कर दी और आपने पेनल्टी की भी पेमेंट कर दी। अब आप सरकार को यह कहें कि सरकार मैं तो इंटरेस्ट और पेनल्टी की पेमेंट कर चुका हूं, तो मुझे रिफंड दे दो सेक्शन 128A की एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। तो सरकार कह रही है नहीं भाई साहब, ये आपके लिए नहीं है। इसका मतलब अगर आप ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने इंटरेस्ट और पेनल्टी की पेमेंट नहीं करी है या टैक्स की भी नहीं की है, तो वो अपना टैक्स पे कर दे और इंटरेस्ट पेनल्टी हम वेव कर देंगे। इसका मतलब दोस्तों यहां पर वो लोग एक्चुअली में बेनिफिट में रहे जिन्होंने अभी तक अपने डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट पेमेंट नहीं की थी। और दरअसल मेरे पास एक ऐसा केस है अभी जो मैं आपको इस प्रैक्टिकल सेशन में दिखाऊंगा, जहां पर उसका डिमांड और सबसे पहले उसमें नोटिस आया था। नोटिस में 3 चीजें थी, टैक्स का अमाउंट था, इंटरेस्ट था और पेनल्टी था। तो हमने क्या किया था, वहां पे टैक्स की तो पेमेंट कर दी थी क्योंकि हम जानते थे ये हमने गलत क्लेम किया हुआ है, एक्सेस आईटीसी क्लेम हुआ था, तो हमने ईमानदारी से अपने टैक्स की पेमेंट कर दी। लेकिन हमने इंटरेस्ट और पेनल्टी की पेमेंट नहीं की थी एंड तब तक हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि सेक्शन 128 आने वाला है या आएगा। हमने किसी और पर्पस की वजह से वहां पर इंटरेस्ट और पेनल्टी की पेमेंट नहीं की थी। देन ऑल ऑफ सडन सेक्शन 128 आ गया, तो हमने फिर क्या किया, उसको और होल्ड कर दिया। हमने इंटरेस्ट और पेनल्टी की पेमेंट नहीं करी और आज के इस सेशन में मैं आपको उसी क्लाइंट का प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि कैसे हम वहां पर अपने टैक्स की केवल पेमेंट करके इस वेवर के लिए जा सकते हैं। मीनवाइल हमने एक काम और किया था इस क्लाइंट के केस में, हमने अपील भी फाइल कर दी थी इन रेस्पेक्ट ऑफ पेनल्टी एंड इंटरेस्ट कि भैया ये हमारे ऊपर नहीं लगना चाहिए। अब वो अपील हमारी प्रोसेस में है, तो आज का जो सेशन है उसमें मैं आपको अपील विड्रॉ करना भी बताऊंगा, कैसे हम अपील को विड्रॉ करेंगे, जो कि एक प्री रिक्विजिट कंडीशन है सेक्शन 128A की। और फिर हम SPL 02 फाइल करना सीखेंगे, कैसे हमें उसके वेवर के लिए अप्लाई करना है। तो यहां पर याद रहे एक चीज, इंटरेस्ट और पेनल्टी अगर आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो उसके रिफंड के लिए हम कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसका रिफंड आपको नहीं मिल पाएगा। तो यहां पर वो लोग तो बेनिफिट में रहेंगे जिन्होंने पेमेंट नहीं करी है, लेकिन बेचारे वो लोग जो पेमेंट कर चुके हैं उनके लिए यहां पर कोई भी एमनेस्टी नहीं दी गई है, उनको कोई भी बेनिफिट यहां पर नहीं दिया जा रहा है। देखिएगा दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स में ही। बेनिफिट ऑफ वेवर एंड इंटरेस्ट ऑफ पेनल्टी shall not be applicable in case where the interest has been demanded on account of delayed filing of return। ये भी एक पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा। अगर आपके ऊपर इंटरेस्ट की डिमांड रेज हुई है या पेनल्टी आपके ऊपर लगाई गई है क्योंकि आपने अपने रिटर्न्स को टाइम से नहीं भरा था या आपने रिटर्न को बाद में जाकर भरा, तो उसका भी वेवर आपको नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर सेक्शन 73 में जो आपके ऊपर डिमांड रेज होती है या नोटिसेस आते हैं उसी का आपको यहां पर वेवर दिया जा रहा है। तो अगर रिटर्न डिले फाइलिंग होती है या आप कोई सप्लाई बाद में जाकर रिपोर्ट करते हैं, मान लीजिए मेरी कोई सप्लाई हुई थी अगस्त महीने की, मैंने अगस्त महीने में ना रिपोर्ट करके उसको दिसंबर महीने में रिपोर्ट कर दिया, तो डेफिनेटली आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो उस इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में आपको वेवर नहीं दिया जा रहा है। तो मेक श्योर सेक्शन 73 में जो डिमांड रेज होगी या नोटिसेस इशू होंगे उसी के रेस्पेक्ट में आपको वेवर दिया जाएगा। तो अगर आपकी डिलेड फाइलिंग का केस है या डिलेड रिपोर्टिंग का केस है तो उस इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में आपको यहां पर कोई भी वेवर नहीं मिलेगा, बिकॉज वो इंटरेस्ट आपका सेक्शन 75 में एप्लीकेबल होता है। और यहां पर जो हम वेवर की बात कर रहे हैं वो केवल और केवल सेक्शन 73 में जो डिमांड्स या नोटिसेस आते हैं उनके रेस्पेक्ट में दे रहे हैं। आई होप यहां तक आप क्लियर हो गए होंगे। कुछ की हाइलाइट्स हैं दोस्तों सेक्शन 128A के, जो कि अब मोटे मोटे तौर पर हम बात भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार क्विकली इसको देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं यहां पर। सो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम जो है वो फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और 19-20 के लिए रहेगी।
नॉन फ्रॉड्यूलेंट केसेस के लिए रहेगी। तो जो फ्रॉड केसेस हैं, जहां पर हम ये कहते हैं कि आपने रिफंड गलत ले लिया था जानबूझ के या गलती से, वट एवर द केसेस, वहां पर हम आपको नहीं देंगे। उसके बाकी अलावा जितनी भी सिचुएशंस है उसमें हम आपको एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट देंगे। नाउ इट वेव इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50, पेनल्टी और बोथ। इसका मतलब जो सेक्शन 50 में इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, पेनल्टी चार्ज हुई है, या दोनों ही, वो हम आपको वेव कर देंगे यहां पर। टू क्वालिफाई द एमनेस्टी स्कीम द टैक्स अमाउंट मस्ट बी पेड बाय द स्पेसिफाइड डेडलाइन, दैट इज 31 मार्च 2025। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको टैक्स की पेमेंट पहले करनी पड़ेगी और 31 मार्च 2025 तक अगर आप ये पे करते हैं तो आप इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। केवल टैक्स की पेमेंट कर देने से ऑटोमेटिकली ये रिमूव नहीं होगा, वेव नहीं होगा। आपको इसके लिए एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी और वो एप्लीकेशन आपको 30 जून 2025 से पहले पहले फाइल करनी है। ऑल्दो SPL 02 एक फॉर्म है जो कि लाइव हो गया है पोर्टल पर, हम आज भी कर सकते हैं। आज ना करना चाहें तो हम 30 जून 2025 से पहले कभी भी इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। तो वो हमारी जो डिमांड है वो वहां पर रिमूव हो जाएगी। एंड नो रिफंड विल बी प्रोवाइडेड इफ द इंटरेस्ट और पेनल्टी हैव ऑलरेडी बीन पेड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं वो आपको वापस नहीं मिलेगा। नाउ अ सेपरेट एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल्ड फॉर मल्टीपल नोटिसेस और स्टेटमेंट और ऑर्डर। अगर आपके पास एक नोटिस आया है, एक के बाद कोई दूसरा तीसरा नोटिस भी आया है और अलग अलग नोटिस के बेसिस पे अलग अलग डिमांड रेज हुई है, तो आपको कंबाइंड वे में एप्लीकेशन नहीं भरनी है। हर एक नोटिस के रेस्पेक्ट में सेपरेट एप्लीकेशन आप भरेंगे। तो फॉर द सेम फाइनेंशियल ईयर, लेट्स से 2 ऑर्डर आए हुए हैं तो 2 बार एप्लीकेशन आपको भरनी है। एंड फॉर 3 इयर्स, मान लीजिए 17-18, 18-19, 19-20, 3 अलग अलग सालों के 3 अलग अलग ऑर्डर पास हुए हैं, तो उन तीनों के लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशंस फाइल करनी पड़ेगी। सिंगल एप्लीकेशन में आप तीनों साल या एक ही साल के मल्टीपल नोटिसेस को कवर नहीं कर पाएंगे। द वेवर इज नॉट एप्लीकेबल इफ एन अपील और रिट पिटीशन इज पेंडिंग एंड नॉट विड्रॉन। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो मेरे आज के इस केस में एप्लीकेबल भी होती है। हमने क्लाइंट का अपील फाइल किया हुआ है, तो आज हम उस अपील को पहले विड्रॉ भी करेंगे और उसके बाद फिर हम ये SPL 02 फाइल करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, इट इज नॉट एप्लीकेबल इफ एनी अमाउंट इज पेबल ड्यू टू एररनियस रिफंड्स। इस पर मैं बात कर चुका हूं। एंड फर्दर अपील इज नॉट अलाउड अगेंस्ट द कंक्लूडेड ऑर्डर। जब आप ये SPL 2 फाइल करते हैं तो SPL 2 फाइल करने के बाद आप दोबारा उस मुद्दे को अपील में नहीं लेकर जाएंगे। इसका मतलब ऐसा ना हो एक तरफ तो आपने वेवर भी ले लिया और फिर दोबारा उस मुद्दे को किसी और चीज पर अपील में ले गए, तो वो आपके लिए अलाउड नहीं होगा। आई होप यहां तक की कंडीशंस आपको क्लियर हो गई होंगी। देखिएगा दोस्तों, अब मैं आपको एक नोटिस दिखाने वाला हूं। एक्चुअली में वो रियल नोटिस है क्लाइंट का और जिसके बेसिस पर हम आज एप्लीकेशन फाइल करना देखेंगे प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले आपको मैं नोटिस दिखाऊंगा, नोटिस के साथ उसके अटैचमेंट्स देखेंगे कि क्या उसमें वर्किंग बनाई गई थी, किस बेसिस पर डिमांड रेज की गई थी। देन उसके बाद हमने क्या एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद फिर डिमांड ऑर्डर जब बना तो वो किस प्रकार का बना और उस डिमांड ऑर्डर में हमारी कितनी पेनल्टी और इंटरेस्ट की डिमांड रेज की गई। देन उसके रेस्पेक्ट में हमने अपील फाइल करी और अपील को आज हम विड्रॉ करेंगे। देन उसके बाद हम SPL 02 फाइल करेंगे जिसमें हम वेवर की बात करेंगे कि हमें इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर दिया जाए। तो यहां पर जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिस इज द नोटिस इशूड बाय डिपार्टमेंट। आप देख सकते हैं यहां पर मेंशन है दिस इज अ शो कोज नोटिस। तो सबसे पहले 27 दिसंबर 2023 को फाइनेंशियल ईयर 18-19 के रेस्पेक्ट में क्लाइंट को नोटिस गया जिसमें यह कहा गया कि आपकी टैक्स की लायबिलिटी रेस की गई है अप्रैल 2018 से लेकर मार्च 2019 पीरियड के बीच में SGST में और CGST में, जिसमें टैक्स आपसे मांगा गया है 1,06,856 और 1,06,856 इन बोथ द एक्ट CGST एंड SGST। दोस्तों उस टैक्स के ऊपर फिर इंटरेस्ट की भी कैलकुलेशन की गई है 99,490 और 99,490 और पेनल्टी की डिमांड की गई है 10,686, 10,686। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो क्लाइंट के ऊपर जो डिमांड का नोटिस आया था, अभी ऑर्डर नहीं बना था, नोटिस आया था, उस नोटिस में 2,17,000
32 रुपए और 2,17,032 रुपए की डिमांड इनिशिएट की, मतलब नोटिस इनिशिएट किया गया था कि ये इतने रुपए आपको देने बनते हैं इन बोथ SGST एज वेल एज CGST। अब दोस्तों जब हमने इसकी वर्किंग चेक करी, देन वी फाउंड कि हाँ क्लाइंट ने एक्सेस ITC क्लेम किया हुआ था विच इज नॉट अलाउड एज पर द लॉ। इसका मतलब कुछ ऐसे सप्लायर थे जिन्होंने अपनी R1 नहीं भरी थी, जिसकी वजह से इसने ITC क्लेम तो कर लिया बट अलाउड नहीं था। फिर कुछ ऐसे ITC थे जिन्होंने अपनी रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करी, जो कि अगले साल की 30 सितंबर रहा करती थी उस समय पर, तो उन्होंने उस स्पेसिफाइड पीरियड के बाद अपनी रिटर्न फाइल करी, जिसकी वजह से इसका ITC अलाउड नहीं हुआ। जब हमने प्रॉपर इसकी वर्किंग देखी तो हमें पता चल गया कि हाँ ये जो 1,06,856 और 1,06,856 है ये देने बनते हैं। कायदे से अगर हम देखें तो ये हमारी लाइबिलिटी जेन्युइन थी, तो हमने बाद में ये डिसाइड किया कि ठीक है हम इस लाइबिलिटी को पे कर देते हैं। तो अभी क्या हुआ था, डिमांड का ऑर्डर नहीं बना था, सिर्फ शोकोज नोटिस आया था और हमने उस शोकोज नोटिस के बेसिस पे ही DRC 03 फाइल करके अपनी ये वाली लाइबिलिटी पे कर दी। इसका मतलब हमने डिपार्टमेंट को बोला कि हाँ हम अग्री करते हैं कि हमारी डिमांड बिल्कुल सही है, वी आर नॉट फाइटिंग ऑन दिस पॉइंट। बस 1,06,856 और 1,06,856 हमने अपने DRC 03 से पे कर दिया। बस हमारा एक पॉइंट था जो डिपार्टमेंट के साथ चल रहा था कि हम ये डिमांड पे कर दे रहे हैं, बस आप हमें इंटरेस्ट का और पेनल्टी का वेवर दे दो, क्योंकि हम अपने पार्ट पर जेन्युइन थे। इसका मतलब जेन्युइन ऐसे हम कहेंगे कि उस समय पर हमें नहीं पता था कि हमने ये एक्सेस ITC क्लेम किया है, रादर ये तो गलती सप्लायर्स की रही है जिन्होंने अपनी रिटर्न्स नहीं भरी है। हम अपने पार्ट पर बिल्कुल जेन्युइन रहे हैं, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप इंटरेस्ट और पेनल्टी हमसे मत मांगो। बट उस समय तक देखिए 128A का कोई प्रोविजन लॉ में नहीं था, ये तो बाद में आया। तो उस समय AO ने क्या किया, AO ने हमारी बात को ना मानते हुए अपना डिमांड का ऑर्डर रेस कर दिया। इवन अगर आप वर्किंग भी देखेंगे ना तो यहां पर आपको वर्किंग में भी पता चल जाएगा, ये आप देख सकते हैं दिस इज द वर्किंग। इन्होंने कैसे, नहीं ये वाली वर्किंग है बेसिकली, सॉरी ये तो फाइनल ऑर्डर है, वर्किंग यहीं पर आपको मिलेगी अगले पेज पर। अच्छा मैंने वर्किंग लगाई नहीं है दोस्तों, बट वर्किंग में उन्होंने बस यही बताया था कि ये आपका डिमांड किस प्रकार और जो शोकोज नोटिस दिया गया है वो किस प्रकार से बनाया गया है, कौन कौन से सप्लायर हैं जिन्होंने अपनी रिटर्न लेट फाइल करी है जिसकी वजह से आपको ITC नहीं मिल रहा है। देन लेटर ऑन हमने डिस्कशन किया एंड AO ने फाइनली ऑर्डर पास कर दिया 73 के अंदर, जिसमें उसने क्या लिखा, आप देखिए बैकग्राउंड क्या है, हम ऑलरेडी टैक्स की पेमेंट कर चुके हैं DRC 03 से, बट हमने इंटरेस्ट और पेनल्टी की पेमेंट नहीं की है। तो फाइनली डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्डर पास किया गया और ऑर्डर में देखिए सेक्शन 73 का ऑर्डर है आपके सामने। उस ऑर्डर में उन्होंने लिखा कि आपकी टैक्स की लायबिलिटी 0 है, बट आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 99,490 और 99,490 का। पेनल्टी उन्होंने हटा दी क्योंकि हम अपने पार्ट पर जेन्युइन थे, हम बोनाफाइड थे, मेलाफाइड नहीं थे। तो AO ने क्या किया, अपने लेवल पर पेनल्टी रिमूव कर दी जो कि उसकी डिस्क्रिशन भी थी, बट उसने इंटरेस्ट को वेव नहीं किया। और टैक्स की पेमेंट यहां पर आप देख सकते हैं 0 हो गई है क्योंकि हम ऑलरेडी DRC 03 से पेमेंट कर चुके हैं या कर चुके थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो फाइनली जो AO ने हमें डिमांड ऑर्डर रेस करके दिया वो 99,490 प्लस 99,490 टोटल 1,98,980 रुपए का डिमांड ऑर्डर बनाकर दे दिया, ये कहते हुए आप इसे पे करिए। अब फाइनली आप इस डिमांड ऑर्डर की वर्किंग भी देखना चाहते हैं तो यहां पर सेक्शन 73 के अकॉर्डिंग जो उन्होंने ब्रेकअप बना कर दिया वो भी सेम है। 99,490 का इंटरेस्ट CG और SG दोनों में देना है, टोटल आपको पेमेंट करना है 1,98,980 का। अब दोस्तों जैसे ही हमारे पास ये नोटिस आया, ऑर्डर आया, फाइनली ये ऑर्डर हमारे को पास हुआ। अगर आप इस ऑर्डर की डेट देखना चाहते हैं तो ये ऑर्डर हमारा पास हुआ 22 अप्रैल 2024 को, जो कि पिछले साल अप्रैल में 2024 को ये हमारे पास ऑर्डर पास हुआ था। और इस ऑर्डर के अगेंस्ट फिर हमने क्या किया, अपील फाइल कर दी, क्योंकि 3 महीने का हमें समय मिलता है अपील फाइल करने के लिए। अपील में हमने जो बेसिकली ग्राउंड्स रखे वो यही थे कि हम अपने पार्ट पर बोनाफाइड थे, हमने एक्सेस ITC क्लेम नहीं किया था, हालांकि सप्लायर्स ने गलतियां कर दी जिसकी वजह से हमारा कोई डिमांड रेज हुई
ऑल्दो हमने टैक्स की पेमेंट कर दी है, हम ये चाहते हैं कि ये इंटरेस्ट हमारा वेव कर दिया जाए। तो ये अपील हमने फाइल करी थी विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। देन जैसे ही हमने अपील फाइल करी उसके बाद ही सेक्शन 128A कहानी में आ गया, और उस सेक्शन के आने के बाद से अब हमें एक रिलीफ ये मिल जाता है कि अगर हम अपील में मान लो हार भी जाएं तो भी हम वेवर के लिए जा सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि अपील में तो आपको विड्रॉ करना पड़ेगा मैटर। इसका मतलब आप अगर 128A का यूज करना चाहते हैं तो आपको अपील विड्रॉ करनी पड़ेगी। तो अब यहां से मैं अपना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं पोर्टल पर, जहां पर सबसे पहले मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा कि डिमांड ऑर्डर है, देन उसके बाद SPL 02 कैसे भरना है, SPL 02 में क्या कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस में एक कंडीशन है अपील विड्रॉ करने की, तो हम अपील को भी विड्रॉ यहां पर करना सीखेंगे। तो आइए अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम यहां से अपना स्टार्ट करते हैं सीधा पोर्टल पर। देखिएगा दोस्तों, ये मैं जीएसटी पोर्टल पर आ गया हूं। सीधा यहां पर सबसे पहले आपको डिमांड ऑर्डर दिखा देता हूं जो सेक्शन 73 में रेज हुआ है। तो उसके लिए आपको यूजर सर्विसेज पे जाना है। यहां पर आप व्यू नोटिसेज एंड ऑर्डर्स पर जाएंगे, एडिशनल नोटिसेज पे जाएंगे, तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी ये डिमांड रेज हुई है, ऑर्डर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स। तो ये जो डिमांड रेज हुई है 22 अप्रैल 2024 को हुई है, और इसका नोटिस मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। नाउ अब इसके रेस्पेक्ट में हम इंटरेस्ट और पेनल्टी के वेवर की बात कर रहे हैं। पेनल्टी ऑल्दो नहीं लगी है, एओ ने अपने ही डिस्क्रिशन पर उसको हटा दी थी। अब इंटरेस्ट जो चार्ज हुआ है उसके वेवर के लिए हम SPL 02 फाइल करेंगे। तो SPL 02 आपको मिलेगा कहां? आपको जाना है सर्विसेज, सर्विसेज पे यूजर सर्विस, यूजर सर्विस में जाने के बाद आप माई एप्लीकेशंस पर जाएंगे। माई एप्लीकेशन में आप यहां पर इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करेंगे तो यहां पर आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर वेवर स्कीम अंडर सेक्शन 128A। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है न्यू एप्लीकेशन पर। यहां पर एक एप्लीकेशन लाइव हो गई है, धीरे धीरे अभी यहां पर बाकी भी लाइव हो जाएंगी, SPL 1, SPL 2, SPL 3, इस तरह से मल्टीपल फॉर्म्स यहां पर आने वाले हैं। बट हमारे लिए जो एप्लीकेबल फॉर्म है दैट इज SPL 2, तो हमें सिंपली इसको टिक करना है, देन क्रिएट एप्लीकेशन पर जाना है। दोस्तों क्रिएट एप्लीकेशन पर जाने के बाद आपके सामने कुछ चेकलिस्ट आएगी क्वेश्चंस की, आपको इधर यस और नो में अपने आंसर्स प्रोवाइड करने हैं, अकॉर्डिंगली आपकी एप्लीकेशन फिल की जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वेदर द डिमांड ऑर्डर इज इशूड थ्रू द जीएसटी पोर्टल, क्या आपके ऊपर जो डिमांड का ऑर्डर आया है वो जीएसटी पोर्टल पर आया है? तो आंसर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। आपने अगर पोर्टल पर नोटिस देख लिया है, ऑर्डर देख लिया है तो आप यस करेंगे, अगर वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आप यहां पर नो करेंगे। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि पोर्टल पर हमारे डिमांड दिख रही है 99,000 रुपए की सीजी में और 99 की ही SGST में, तो हमें यहां पर यस करना पड़ेगा क्योंकि पोर्टल पर यह डिमांड रेज हो चुकी है। फिर उसके बाद अच्छा मान लीजिए आपका डिमांड ऑर्डर अभी नहीं बना है, सिर्फ नोटिस आपको इश्यू हुआ है, तो आप ऐसे में नो सेलेक्ट करेंगे। तो ये दोनों ही परिस्थितियों में आप यस और नो का एक ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल होगा। अगर ऑर्डर पास हो गया है तो यस, अगर ऑर्डर पास नहीं हुआ है, सिर्फ नोटिस आपके ऊपर आया है, तो आप नो सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद अगला, अच्छा मैं यहां पर यस सेलेक्ट करूंगा क्योंकि ऑर्डर आ चुका है। देन उसके बाद पूछा जाता है वेदर एनी अपील एप्लीकेशन फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर, अगर आपने कोई अपील फाइल की है तो यस करिए, अदरवाइज नो करिए। क्योंकि मैं अपील ऑलरेडी फाइल कर चुका हूं तो मुझे यहां पर यस करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वेदर एनी अपील फाइल्ड फॉर द विड्रॉल ऑफ अपील, एनी एप्लीकेशन फाइल्ड फॉर द विड्रॉल ऑफ अपील, क्या आपने अपील को विड्रॉ करने के लिए एप्लीकेशन दे दी है या नहीं? तो अगर आपने अपील विड्रॉ करने के लिए एप्लीकेशन दे दी है तो यस करिए, और अगर आपने अभी अपील विड्रॉ करने की एप्लीकेशन नहीं दी है तो नो करिए। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप इसे नो करेंगे तो ये आपको मैसेज देगा, वन ऑफ द कंडीशन फॉर द वेवर स्कीम इज विड्रॉल ऑफ अपील फाइल्ड अगेंस्ट द डिमांड ऑर्डर वेदर यू वांट टू प्रोसीड। अब वो कह रहा है ये कंडीशन है कि भैया आपको अपनी अपील विड्रॉ करनी पड़ेगी, क्या आप अब भी चाहते हैं कंटिन्यू करना या पहले विड्रॉ करना चाहते हैं? तो डेफिनेटली मैं पहले अपील को विड्रॉ करना चाहूंगा। तो अपील को विड्रॉ करने का प्रोसेस क्या है वो भी देख लीजिए। यहां पर मैं फिलहाल इसको कैंसिल कर देता हूं, कैंसिल करके मैं वापस आता हूं सर्विसेज में, यूजर सर्विस, माय एप्लीकेशंस, जो मैंने अपील फाइल की है मैं उसको विड्रॉ करना चाहता हूं। माय एप्लीकेशन में आने के बाद आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपील टू एपिलिएट अथॉरिटी वाले ऑप्शन पर आना है।
देन जिस डेट को आपने अपील फाइल करी थी वो डेट का एक रेंज लेना है आपको। मैंने अपील फाइल करी थी इस केस में जुलाई महीने में, तो मैं पूरा का पूरा जुलाई महीना ले लेता हूं। 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का पीरियड में सेलेक्ट कर लेता हूं। उस बीच में मेरी अपील मुझे दिख जाएगी मैंने कब फाइल करी थी। तो मैंने 31 जुलाई सेलेक्ट किया, देन सर्च किया, तो देखिए 16 जुलाई को मैंने अपील फाइल करी थी। सिंपली मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद नीचे आना है, विड्रॉ एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई फॉर विड्रॉल पर आप क्लिक करिए। अगर आपने अपील कर रखी है तो, मैंने कर रखी है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। अपील विड्रॉ वाले ऑप्शन पर जाइए, यहां पर रीजन पूछेगा क्यों विड्रॉ करना चाहते हैं, तो सेलेक्ट करिए कोई भी एक रीजन। इसमें से कोई भी जो भी रीजन आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है वो रीजन सेलेक्ट करिए। अगर इसमें से कोई भी गिवन रीजन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो आप एनी अदर रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं एनी अदर रीजन सेलेक्ट करने वाला हूं यहां पर, और यहां पर हम लिख देते हैं आई एम गोइंग फॉर सेक्शन 128A वेवर। जो भी मैं यहां पर वेवर लेने जा रहा हूं सेक्शन 128A का, उसको मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। देन सिंपली नीचे आना है, अटैचमेंट में आपको डॉक्यूमेंट अगर अटैच करना है कोई तो आप कर सकते हैं, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है। देन क्लिक करना है डिक्लेरेशन पर, सेलेक्ट करना है यहां पर अपना ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम, एंटर करना है प्लेस। देन उसके बाद आपको सिंपली सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद अच्छा यहां पर एक ऐड हमें करना पड़ेगा, ये मैंने ऐड नहीं किया था। अब मैं इसको सबमिट करता हूं। सबमिट करने के बाद आपके स्क्रीन पर एक वार्निंग मैसेज आएगा, सिंपली क्लिक करिए। देन उसके बाद ईवीसी वाले ऑप्शन से आप ओटीपी एंटर करके इस एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लेंगे। और मुझे एक्चुअली में विड्रॉ करनी है, इसलिए मैं आपको इसका ओटीपी भी एंटर करके दिखा देता हूं कि किस प्रकार से आपकी एप्लीकेशन विड्रॉ होगी। तो यहां पर ईवीसी आ गया है मेरे पास, विच इज द C then 36597 एंड वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं आप आपकी एप्लीकेशन विड्रॉ हो चुकी है। नाउ क्लिक करना है ओके पर। वापस आ जाते हैं हम अपने यूजर सर्विस पर। सर्विस, यूजर सर्विस, माई एप्लीकेशंस, देन अगेन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 128A न्यू एप्लीकेशन। देन क्लिक करना है इस पर आपको क्रिएट एप्लीकेशन। तो पहला ऑप्शन है यस, हमारे को डिमांड ऑर्डर मिला है, अपील हमने फाइल की थी, यस। देन क्या आपने एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली है, द आंसर इज यस, हमने अपील विड्रॉ कर ली है। उसके बाद है क्या अपील और रिट पिटीशन हैज बीन विड्रॉन बिफोर द एपीलिएट अथॉरिटी, क्या आपने अपील विड्रॉ कर ली है अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो यहां पर पॉइंट है, वैसे तो यस ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नो करते हैं तो अगेन कंडीशन डाल देगा। तो मैंने इसको यस कर दिया। उसके बाद पूछता है क्या ऑर्डर अंडर सेक्शन 73 और सेक्शन 74 इशू हुआ है, तो आपको यहां पर सेक्शन 73 सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपके ऊपर जो ऑर्डर इशू हुआ है वो सेक्शन 73 में हुआ है। वेदर द ऑर्डर कवर अंडर सेक्शन 75, नो, यहां पर मेरा ऑर्डर 75 का नहीं है, हालांकि मैं येस और नो कुछ कर नहीं सकता हूं, क्योंकि ऊपर के जो ऑप्शंस मैंने सेलेक्ट करे हैं उसके बेसिस पर ये ऑप्शन डिसेबल इनेबल हो जाता है। वेदर द डिमांड ऑर्डर इंक्लूड एररनियस रिफंड्स, द आंसर वुड बी नो, ये एररनियस रिफंड्स का केस नहीं है। फिर मेरे को नेक्स्ट पर क्लिक करना है दोस्तों। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर बेसिक डिटेल में आपका मोबाइल नंबर, एक ही मोबाइल नंबर है जो आपको मल्टीपल टाइम दिख रहा है, वो सेलेक्ट किया। देन आपको ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी है, मैं मेरा वाला ईमेल आईडी ले लेता हूं। इसके बाद आपको यहां पर एड्रेस दिखाई देगा, एड्रेस के नीचे आपको ऑर्डर आईडी दिखाई देगी। तो जो डिमांड ऑर्डर आपका रेज हुआ है वो आईडी आपको यहां दिखाई देगी। अब यहां पर आईडी में जब हम देखते हैं तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये एक्चुअली में अभी पोर्टल का ही ग्लिच है। वैसे तो यहां पर ऑर्डर आईडी मेरे को दिख जानी चाहिए थी जो भी डिमांड ऑर्डर आया है, बट अगर ये नहीं दिख रही है तो उस केस में अब आपको इनके हेल्प डेस्क टीम से बात करनी पड़ेगी, जो जीएसटी पोर्टल का हेल्प डेस्क टीम है, कि हमारा एक डिमांड ऑर्डर है जो वहां नहीं दिख रहा है। तो जब तक वो नहीं दिखेगा मैं इसको फर्दर आगे प्रोसीड कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो दिखना जरूरी है। हम यहां पर कोई मैनुअल एंट्री डाल भी नहीं सकते हैं, मैनुअल एंट्री डालने का कहीं कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो यहां पर मेरा एक रेफरेंस ऑर्डर आईडी मुझे दिखना चाहिए। जब मैं वो सेलेक्ट करूंगा तो मेरी डिमांड यहां पर दिखेगी इंटरेस्ट की, और उसी के वेवर के लिए मैं सिंपली यहां पर अपनी एप्लीकेशन फाइल कर दूंगा। यहां पर अटैचमेंट्स लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
जैसे आपसे सेल्फ सर्टिफिकेशन कॉपी मांगी जाती है तो उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप वही पोर्टल वाला जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड करके यहाँ पर अटैच कर दीजिए, आपका सिंपली एप्लीकेशन फाइल हो जाएगा। उसके बाद DRC03 अगर आपने पे किया है फॉर द टैक्स पेमेंट तो वो आप यहाँ पर लगाइए। ये दो चीजें आपके लिए मैंडेटरी हैं, बाकी कुछ भी मैंडेटरी नहीं होगा। देन इस डिक्लेरेशन पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर सिग्नेटरी सेलेक्ट करना है और EVC के थ्रू आप इसको फाइल कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको ये पूरा फॉर्म प्रैक्टिकली भरकर दिखाता, बट ऑल ऑफ सडन प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर मेरा डिमांड रेफरेंस नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि अदरवाइज दिखना चाहिए था। तो इस वजह से मैं आपको पूरा नहीं दिखा पा रहा हूं, बट ट्रस्ट मी, अगर आपका डिमांड रेफरेंस नंबर यहां दिखेगा तो आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगी, जिसके वेवर के लिए आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। तो यहां पर बाकी क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं, वेदर एनी अपील फाइल्ड अगेंस्ट द एपिलेट अथॉरिटी, तो यहां पर इधर यस और नो आपको ऑप्शन लेना है। तो मेरे केस में नो रहेगा, क्योंकि ना तो मैंने हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट पिटीशन नहीं फाइल करी है। देन उसके बाद वो कहता है अगर आपके क्वेश्चन का आंसर यस है तो आप ये वाले ऑप्शन का आंसर दीजिए, बट मेरे क्वेश्चन में तो आंसर नो रहा है, तो ये मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। देन इसके बाद यहां पर आपको डिमांड दिख जाएगी, जो कि मेरे केस में नो डेटा अवेलेबल दिख रहा है, क्योंकि रेफरेंस नंबर ऑर्डर का नहीं आ रहा है। हो सकता है कुछ दिन बाद जब हम इसको दोबारा से ट्राई करें तो वहां पर रेफरेंस नंबर हमें विजिबल हो जाए, या हमें हेल्प डेस्क टीम से बात करके इस नंबर को यहां पर डिस्प्ले करवाना होगा, ताकि हम इस फॉर्म को फाइल कर पाए। इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अटैचमेंट्स लगानी है। दो अटैचमेंट मैंडेटरी हैं, एक सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर, इसका मतलब जो ऑर्डर आपको मिला है उसको सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पर अपलोड करिए, और जो पेमेंट आपने करी है DRC03 के थ्रू उसको अटैच करिए। देन अकॉर्डिंगली आपका ये वाला फॉर्म फाइल हो जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा एक प्रोसेस है SPL02 फाइल करने का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपकी कोई भी क्वेरी या कोई भी कंफ्यूजन है इन दिस एस्पेक्ट, तो आप मुझे दिए गए ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरी मुझे YouTube वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक अगले प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।